नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको हमेशा जवान और खूबसूरत रहने का वरदान मिल जाए तो कैसा होगा? अगर समय का असर आपके चेहरे पर नहीं बल्कि कहीं और किसी छिपी हुई चीज पर होने लगे तो? कल्पना कीजिए कि आपकी हर गलती, हर गुनाह, हर बुरी सोच का दाग आपके शरीर पर नहीं बल्कि आपकी ही एक तस्वीर पर लगने लगे और आप हमेशा दुनिया के सामने बेदाग, मासूम और सुंदर बने रहें। क्या आप ऐसी जिंदगी चाहेंगे? आज के दौर में, जहां हम अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर सबसे बेहतरीन तस्वीरें लगाते हैं, जहां हम अपनी कमियों को फिल्टर के पीछे छिपाते हैं और दुनिया को अपना एक परफेक्ट चेहरा दिखाते हैं, ये सवाल और भी ज्यादा मायने रखता है। हम सब कहीं ना कहीं अपनी एक ऐसी तस्वीर बनाना चाहते हैं जो हमेशा खूबसूरत दिखे, भले ही असल जिंदगी में हम कितने ही मुश्किल से क्यों ना गुजर रहे हों। इसी गहरे और खतरनाक विचार को आज से 125 साल पहले एक महान लेखक ने अपनी कहानी का आधार बनाया था। उस लेखक का नाम था ऑस्कर वाइल्ड और उनकी अमर रचना का नाम है द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है दोस्तों, ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि जब खूबसूरती को नैतिकता से ज्यादा महत्व दिया जाता है, जब हम अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना करके सिर्फ अपनी इच्छाओं के पीछे भागते हैं, तो उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। ये कहानी है सुंदरता के लालच की, शैतान से हुए एक सौदे की और एक ऐसी तस्वीर की जिसने एक इंसान की आत्मा को कैद कर लिया था। क्या आप तैयार हैं उस जादुई तस्वीर के राज को जानने के लिए? क्या आप तैयार हैं डोरियन ग्रे की खूबसूरत लेकिन खतरनाक दुनिया में कदम रखने के लिए? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1, कलाकार, शैतान और मासूमियत। तीन दोस्त और एक जानलेवा ख्याल। हमारी कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के अंत में, लंदन के एक आलीशान स्टूडियो में। हवा में गुलाबों और लाइलैक की महक घुली हुई है। यहाँ एक बहुत ही प्रतिभाशाली और नेक दिल पेंटर रहता है जिसका नाम है बेसिल होलवर्ड। बेसिल इस समय अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन पेंटिंग बना रहा है, एक मास्टरपीस। और यह पेंटिंग है एक नौजवान की, एक ऐसे युवक की जिसकी खूबसूरती को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसकी आंखों में मासूमियत है, उसके चेहरे पर एक ऐसा नूर है जिसे देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाए। उस युवक का नाम है डोरियन ग्रे। बेसिल के लिए डोरियन ग्रे सिर्फ एक मॉडल नहीं है, वो उसकी कला की प्रेरणा है, उसका आदर्श है। बेसिल को लगता है कि डोरियन से मिलने के बाद ही उसकी कला में एक नई जान आई है। वो डोरियन की खूबसूरती की पूजा करता है और इस पूजा में एक अजीब सा डर भी शामिल है। वो इस पेंटिंग को किसी प्रदर्शनी में नहीं भेजना चाहता क्योंकि उसे लगता है कि उसने इस पेंटिंग में अपने दिल के राज डोरियन के प्रति अपने गहरे लगाव को जाहिर कर दिया है। इसी स्टूडियो में एक और शख्स मौजूद है और वो है लॉर्ड हेनरी वॉटन। लॉर्ड हेनरी, या जैसा कि उसके दोस्त उसे हैरी बुलाते हैं, बेसिल का बिल्कुल उल्टा है। वो एक अमीर, बुद्धिमान, हाजिर जवाब लेकिन बहुत ही कुटिल, यानी दुनिया को बुरी नजर से देखने वाला इंसान है। उसके लिए दुनिया में अच्छाई बुराई जैसी कोई चीज नहीं है। उसके लिए सिर्फ सुख और सुंदरता ही मायने रखती है। वो एक खतरनाक इंसान है क्योंकि उसके शब्द शहद में लिपटे जहर की तरह होते हैं। वो लोगों पर, खासकर मासूम और अनुभवहीन लोगों पर, अपने विचारों का जादू चलाने में माहिर है। लॉर्ड हेनरी को जब डोरियन ग्रे की खूबसूरती के बारे में पता चलता है तो उसकी दिलचस्पी जाग उठती है। वो बेसिल से कहता है कि वो इस अद्भुत नौजवान से मिलना चाहता है। बेसिल उसे रोकने की कोशिश करता है। उसे डर है कि लॉर्ड हेनरी का बुरा असर डोरियन की मासूमियत को बर्बाद कर देगा। वो हैरी से कहता है, उसकी आत्मा को मत बिगाड़ना, उसे मुझसे दूर मत करना, वो मेरी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ठीक उसी समय डोरियन ग्रे खुद स्टूडियो में आ जाता है और यहीं पर उन तीन किरदारों का मिलन होता है जो इस पूरी कहानी का भविष्य तय करने वाले हैं। एक तरफ है बेसिल, जो अच्छाई, कला और नैतिकता का प्रतीक है। दूसरी तरफ है लॉर्ड हेनरी, जो प्रलोभन, सुखवाद और शैतान का प्रतीक है। और इन दोनों के बीच में है डोरियन ग्रे, एक खाली कैनवास की तरह जिस पर कोई भी रंग भरा जा सकता है। वो खूबसूरत है, मासूम है और उसे अभी दुनिया की कोई समझ नहीं है। लॉर्ड हेनरी पहली ही नजर में डोरियन की खूबसूरती से प्रभावित हो जाता है और वो यह भी समझ जाता है कि यह युवक उसके खतरनाक विचारों के लिए एक बेहतरीन शिकार है। वो डोरियन से बातें करना शुरू करता है
और उसकी हर बात डोरियन के मन पर एक तीर की तरह असर करती है। लॉर्ड हेनरी डोरियन से कहता है कि दुनिया में सबसे मुख्य चीज है जवानी और खूबसूरती। वो कहता है, एक दिन तुम बुजुर्ग हो जाओगे, तुम्हारा चेहरा झुर्रियों से भर जाएगा, तुम्हारी आंखों की चमक चली जाएगी, और तब तुम्हें एहसास होगा कि जवानी के हर पल को पूरी तरह से न जीना कितनी मुख्य गलती थी। दुनिया में डरने के अलावा और कोई पाप नहीं है। अपनी हर इच्छा को पूरा करो, हर सुख को भोगो, यही जिंदगी का असली मकसद है। ये बातें डोरियन के लिए बिल्कुल नई थीं। आज तक किसी ने उससे इस तरह बात नहीं की थी। वो एक तरफ तो इन विचारों से डर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वो इनके जादू में खिंचता भी जा रहा था। उसे पहली बार अपनी खूबसूरती की असली कीमत का एहसास हो रहा था, और साथ ही उसे खो देने का एक भयानक डर भी उसके दिल में बैठ रहा था। इसी बीच बेसिल अपनी पेंटिंग पूरी कर लेता है। जब वो पेंटिंग सबके सामने लाता है, तो उसे देखकर सब दंग रह जाते हैं। ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं थी, ये जिंदा लग रही थी। बेसिल ने डोरियन की खूबसूरती को कैनवास पर अमर कर दिया था। डोरियन जब अपनी उस तस्वीर को देखता है, तो उसे अपनी ही खूबसूरती से प्यार हो जाता है। और फिर लॉर्ड हेनरी के शब्द उसके कानों में गूंजते हैं। उसे यह भयानक ख्याल आता है कि यह तस्वीर तो हमेशा ऐसी ही खूबसूरत और जवान रहेगी, लेकिन मैं, असली डोरियन, दिन ब दिन बुजुर्ग और बदसूरत होता जाऊंगा। यह ख्याल उसके लिए असहनीय था, और उसी पल एक दर्द भरी चीख के साथ उसके मुंह से वो शब्द निकलते हैं जो उसकी पूरी जिंदगी का सौदा कर देते हैं। वो कहता है, यह कितना दुखद है, मैं बुजुर्ग हो जाऊंगा, भयानक और बदसूरत, लेकिन यह तस्वीर हमेशा जवान रहेगी। काश कि इसका उल्टा हो सकता। काश मैं हमेशा जवान रहता और यह तस्वीर बुजुर्ग होती। इसके लिए मैं अपनी आत्मा भी दे सकता हूं। यह सिर्फ एक भावुक पल में निकली हुई बात थी, या सच में किसी अनदेखी ताकत ने उसकी यह दुआ कबूल कर ली थी? क्या सच में उसने अपनी आत्मा का सौदा कर लिया था? इस सवाल का जवाब किसी को नहीं पता था, लेकिन बहुत जल्द डोरियन को इसका पहला और सबसे खौफनाक सबूत मिलने वाला था। चैप्टर नंबर 2, एक शैतानी सौदा। जब तस्वीर ने जिंदा होना शुरू किया, पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे डोरियन ग्रे ने अपनी खूबसूरती को हमेशा बनाए रखने के लिए एक भयानक इच्छा जाहिर की। उसने कहा कि काश वो हमेशा जवान रहे और उसकी जगह उसकी तस्वीर बुजुर्ग होती जाए। ये एक ऐसी इच्छा थी जो जुनून के एक पल में निकली थी, लेकिन इसका असर उसकी पूरी जिंदगी पर होने वाला था। लॉर्ड हेनरी डोरियन के इस भावनात्मक उफान को देखकर बहुत खुश होता है। उसे अपना नया खिलौना मिल गया था। वो डोरियन को अपने साथ ले जाता है और उसे लंदन की रंगीन और नशीली दुनिया से परिचित कराता है। डोरियन अब हर रात पार्टियों में जाता, थिएटर देखता और लॉर्ड हेनरी के सुखवादी दर्शन को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करने लगता। वो लॉर्ड हेनरी की हर बात को मंत्र की तरह सुनता और मानता था। बेसिल यह सब देखकर बहुत दुखी था। उसे लग रहा था कि वो डोरियन को खो रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। इसी दौरान डोरियन की जिंदगी में एक युवती आती है, सिबिल वैन। सिबिल एक बहुत ही गरीब लेकिन बेहद प्रतिभाशाली एक्ट्रेस थी, जो एक छोटे से थिएटर में शेक्सपियर के नाटक करती थी। जब डोरियन उसे पहली बार जूलियट के रोल में देखता है, तो उसे सिबिल से प्यार हो जाता है। लेकिन यह प्यार सच्चा नहीं था। डोरियन को सिबिल से नहीं, बल्कि उसकी कला से प्यार हुआ था। उसे उस एक्ट्रेस से प्यार था जो हर रात मंच पर एक नया किरदार जीती थी। वो रोज रात उसका नाटक देखने जाता और उसके प्यार में और डूबता जाता। सिबिल भी डोरियन की खूबसूरती और उसके आकर्षण में पूरी तरह खो जाती है। वो उसे प्रिंस चार्मिंग बुलाती है। दोनों सगाई कर लेते हैं। डोरियन को लगता है कि वो दुनिया का सबसे खुश इंसान है। वो बेसिल और लॉर्ड हेनरी को भी सिबिल का नाटक दिखाने के लिए ले जाता है, ताकि वो भी देख सकें कि उसकी पसंद कितनी लाजवाब है। और यहीं पर कहानी में एक नाटकीय घुमाव आता है। उस रात जब डोरियन अपने दोस्तों के साथ नाटक देखने पहुंचता है, तो सिबिल मंच पर बहुत ही बुरा अभिनय करती है। वो अपनी लाइनें भूल जाती है। उसके अभिनय में कोई जान नहीं होती। दर्शक उस पर हंसते हैं और उसे हूंट करते हैं। डोरियन का सिर शर्म और गुस्से से झुक जाता है। नाटक के बाद वो गुस्से में सिबिल के पास बैक स्टेज जाता है और उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। सिबिल बहुत ही मासूमियत से जवाब देती है, डोरियन, तुमसे मिलने से पहले मेरे लिए थिएटर ही मेरी जिंदगी था। मैं उन किरदारों के प्यार और दुख को सच मानकर जीती थी, लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो, मुझे असली प्यार का एहसास हुआ है।
अब मुझसे मंच पर झूठा अभिनय नहीं होता। अब मुझे पता है कि वो सब कितना खोखला था। तुमने मुझे सिखाया है कि असलियत क्या होती है। यह सुनकर किसी भी सच्चे प्रेमी का दिल पिघल जाता, लेकिन डोरियन का दिल अब लॉर्ड हेनरी के दर्शन से पत्थर हो चुका था। उसे सिबिल की इस बात में सच्चाई नहीं, बल्कि अपनी बेइज्जती नजर आई। उसे लगा कि सिबिल ने उसकी कला की समझ का अपमान किया है। वो बहुत ही बेरहमी से सिबिल से कहता है, तुमने मेरे प्यार को मार दिया है। तुम एक जीनियस थी। तुमने मेरी कल्पना को जगाया था। अब तुम सिर्फ एक साधारण खूबसूरत युवती हो। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। यह कहकर वो उसे रोता हुआ छोड़कर चला जाता है। वो पूरी रात लंदन की मार्गों पर घूमता रहता है। सुबह जब वो अपने घर लौटता है, तो उसकी नजर दीवार पर टंगी अपनी उस तस्वीर पर जाती है, और जो वो देखता है उससे उसके रोंगटे आ जाते हैं। तस्वीर में कुछ बदल गया था, बहुत ही हल्का सा, लेकिन एक निश्चित बदलाव। तस्वीर के होठों के कोने में एक बेरहमी की, एक क्रूरता की लकीर उभर आई थी। डोरियन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो आईने में अपना चेहरा देखता है। उसका चेहरा तो बिल्कुल वैसा ही मासूम और बेदाग था, लेकिन तस्वीर तस्वीर बदल रही थी। उसे याद आती है अपनी वो भयानक इच्छा जो उसने बेसिल के स्टूडियो में की थी। क्या वो सच हो गई है? क्या सच में तस्वीर ने उसकी आत्मा का बोझ उठाना शुरू कर दिया है? ये ख्याल उसे डरा देता है। उसे पहली बार अपनी क्रूरता का एहसास होता है। उसे सिबिल के लिए बहुत पछतावा होता है। वो फैसला करता है कि वो लॉर्ड हेनरी के बुरे असर से खुद को बचाएगा। वो सिबिल से माफी मांगेगा और उससे शादी कर लेगा। वो अपनी पुरानी मासूमियत को वापस पाकर रहेगा। वो खुद को यह यकीन दिलाता है कि वो बदल सकता है, और यह तस्वीर भी वापस पहले जैसी हो जाएगी। वो सिबिल को एक माफीनामा लिखने बैठता है। लेकिन क्या उसकी यह माफी बहुत देर से तो नहीं हुई? क्या किस्मत ने उसके लिए कोई और ही ज्यादा भयानक रास्ता चुन लिया है? और जब अगले दिन लॉर्ड हेनरी उसके घर आएगा, तो वो अपने साथ क्या खबर लेकर आएगा? एक ऐसी खबर जो डोरियन को या तो बचा सकती है, या फिर उसे हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल देगी। ये जानने के लिए आपको अगले अध्याय का इंतजार करना होगा। चैप्टर नंबर 3, मासूमियत की मौत और एक गुप्त कमरा। जब आत्मा पर पहला दाग लगा। पिछले अध्याय के अंत में हमने डोरियन ग्रे को एक भयानक सच का सामना करते हुए छोड़ा था। उसकी तस्वीर बदलनी शुरू हो गई थी, और उस पर उसकी क्रूरता का पहला निशान आ चुका था। इस खौफनाक एहसास ने उसे हिलाकर रख दिया, और उसने सिबिल वेन से माफी मांगकर अपनी जिंदगी को सुधारने का फैसला किया। वो उम्मीद कर रहा था कि शायद अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन उसकी यह उम्मीद बहुत जल्द टूटने वाली थी। अगले दिन दोपहर में लॉर्ड हेनरी उसके घर आता है। डोरियन उसे बताता है कि उसने सिबिल से शादी करने का फैसला कर लिया है, और वो अब एक अच्छा इंसान बनकर रहेगा। लॉर्ड हेनरी यह सुनकर मुस्कुराता है और बहुत ही बेपरवाही, यानी लापरवाही से कहता है, मुझे डर है कि तुम अब उससे शादी नहीं कर सकते। डोरियन हैरान होकर पूछता है, क्यों? और तब लॉर्ड हेनरी वो खबर देता है जो डोरियन की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देती है। वो बताता है कि सिबिल वैन ने पिछली रात आत्महत्या कर ली है। यह सुनकर डोरियन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एक गहरा सदमा लगता है। उसे एहसास होता है कि वो एक इंसान की मौत का जिम्मेदार है। कुछ देर के लिए उसका जमीर उसे कचोटता है, लेकिन लॉर्ड हेनरी यहां भी अपना शैतानी खेल खेलता है। वो डोरियन को सांत्वना देने के बजाय इस पूरी घटना को एक खूबसूरत और रोमांटिक कहानी में बदल देता है। वो कहता है, दुखी मत हो, उसने अपनी जिंदगी की सबसे अहम प्रेम कहानी को जी लिया है। वो एक महान एक्ट्रेस थी, और उसकी मौत भी किसी शेक्सपियर के नाटक के आखिरी सीन की तरह ही भव्य थी। तुम्हें इसे एक दुखद घटना की तरह नहीं, बल्कि एक कलात्मक अनुभव की तरह देखना चाहिए। अब तुम आजाद हो, और तुम्हारे सामने अनुभवों का पूरा समंदर है। लॉर्ड हेनरी के शब्द एक बार फिर डोरियन पर अपना जादू चलाते हैं। धीरे धीरे डोरियन का दुख और अपराध बोध कम होने लगता है, और उसकी जगह एक अजीब सी जिज्ञासा और रोमांच ले लेता है। उसे लगने लगता है कि उसकी जिंदगी सच में किसी नाटक की तरह है, और वो उसका हीरो है। जब लॉर्ड हेनरी चला जाता है, तो डोरियन फिर से अपनी तस्वीर को देखता है। तस्वीर पर क्रूरता की लकीर अब और गहरी हो गई थी। लेकिन अब वो उस तस्वीर को देखकर डर नहीं रहा था, बल्कि एक अजीब से आकर्षण से उसे देख रहा था। उसे एहसास होता है कि उसकी इच्छा पूरी हो चुकी है। अब वो जो चाहे कर सकता है, हर सुख का अनुभव कर सकता है, हर गुनाह कर सकता है, और उसका असर उसके चेहरे पर कभी नहीं दिखेगा।
वो हमेशा जवान, खूबसूरत और मासूम बना रहेगा और उसकी आत्मा का सारा बोझ, सारे दाग ये तस्वीर उठाएगी। ये तस्वीर उसका ज़मीर होगी, जिसे वो जब चाहे देख सकता है या जब चाहे उससे मुंह फेर सकता है। ये ख्याल उसे एक खतरनाक आज़ादी का एहसास कराता है। वो फैसला करता है कि वो इस राज को किसी को नहीं बताएगा। वो इस तस्वीर को दुनिया की नज़रों से छिपा देगा। वो अपने घर के सबसे ऊपरी माले पर बने एक पुराने, बंद कमरे में उस तस्वीर को ले जाता है। ये वही कमरा था जहां वो बचपन में खेला करता था। वो तस्वीर को एक भारी पर्दे से ढक देता है और कमरे में ताला लगा देता है। अब से यह कमरा उसका गुप्त ठिकाना था, वो जगह जहां उसकी असली आत्मा कैद थी। इसके बाद डोरियन ग्रे की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होता है। वो एक दोहरी जिंदगी जीने लगता है। दुनिया के सामने वो लंदन का सबसे आकर्षक, सबसे सुसंस्कृत और सबसे खूबसूरत नौजवान था। उसकी पार्टियां सबसे शानदार होती थीं, उसकी कला की समझ सबसे बेहतरीन थी और लोग उसकी सोहबत के लिए तरसते थे। लेकिन पर्दे के पीछे वो एक बिल्कुल अलग इंसान था। लॉर्ड हेनरी ने उसे एक जहरीली किताब दी थी, एक फ्रेंच नोवेल, जो एक ऐसे इंसान की कहानी थी जो अपनी जिंदगी को सिर्फ नए नए और अजीब अजीब सुखों का अनुभव करने में लगा देता है। यह किताब डोरियन के लिए बाइबल की तरह बन गई। वो उस किताब से प्रेरित होकर हर तरह के बुरे कामों में लिप्त होने लगा। वो लंदन के सबसे बदनाम इलाकों में जाता, अपराधियों और नशेरियों के साथ वक्त गुजारता। उसने कई मासूम नौजवानों को अपनी सोहबत से खराब कर दिया। कई परिवारों की इज्जत मिट्टी में मिला दी। उसके बारे में समाज में बहुत सी भयानक अफवाहें बनने लगी थीं। लोग कानाफूसी करते थे कि डोरियन ग्रे जैसा दिखता है, वैसा है नहीं। उसके खूबसूरत चेहरे के पीछे कोई बहुत ही घिनौना राज छिपा है। लेकिन किसी के पास कोई सबूत नहीं था, क्योंकि जब भी लोग डोरियन को देखते थे तो उसका वही मासूम, बेदाग चेहरा उन्हें चुप करा देता था। कोई यकीन ही नहीं कर पाता था कि इतना खूबसूरत इंसान इतना बुरा हो सकता है। लेकिन डोरियन को सच पता था। वो अक्सर आधी रात को चुपके से उस बंद कमरे में जाता और अपनी तस्वीर पर से पर्दा हटाता, और हर बार वो यह देखकर कांप जाता कि तस्वीर और कितनी बदल गई है। साल दर साल तस्वीर बुजुर्ग और बदसूरत होती जा रही थी। उस पर हर नए गुनाह का एक नया दाग लग जाता था। मासूमियत की जगह अब उस चेहरे पर मक्कारी, वासना और नफरत ने ले ली थी। आंखें खून की तरह लाल हो गई थीं और होठों पर एक शैतानी मुस्कान जम गई थी। डोरियन अपनी खूबसूरती और तस्वीर की बदसूरती दोनों को देखकर एक अजीब सा नशा महसूस करता था। वो अपनी आत्मा के इस खराब होते हुए रूप से नफरत भी करता था और उस पर मोहित भी था। यह सिलसिला 18 सालों तक चलता रहा। डोरियन ग्रे अब भी वैसा ही 20 साल का नौजवान दिखता था, जबकि उसके साथ के लोग बुजुर्ग होने लगे थे। लेकिन यह राज कब तक छिपा रह सकता था? क्या कोई भी उसके इस भयानक रहस्य को नहीं जान पाएगा? एक रात उसके दरवाजे पर एक पुराना दोस्त दस्तक देता है। एक ऐसा दोस्त जिसे वो धोखा दे चुका था। और यह मुलाकात डोरियन की जिंदगी के सबसे काले अध्याय की शुरुआत बनने वाली थी। चैप्टर नंबर 4। जब कलाकार अपनी कला से मिला। एक खूनी रात का सच। 18 साल गुजर चुके थे। डोरियन ग्रे अब लगभग 38 साल का हो चुका था, लेकिन दिखता अब भी 20 का ही था। उसकी खूबसूरती एक अजूबा बन चुकी थी और उसके बारे में फैल रही अफवाहें एक पहेली। एक रात लंदन में घना कोहरा छाया हुआ था। डोरियन अपने घर लौटने ही वाला था कि उसे किसी ने आवाज दी। पीछे देखा तो वो था बेसिल होलवर्ड, वो कलाकार जिसने उसकी वो जादुई तस्वीर बनाई थी। बेसिल इन 18 सालों में बहुत बदल गया था। उसके बालों में चांदी उतर आई थी। वो पेरिस जा रहा था, लेकिन जाने से पहले वो डोरियन से कुछ जरूरी बात करना चाहता था। डोरियन बहुत ही बेरुखी से उसे अंदर बुलाता है। बेसिल बहुत ही दुखी मन से डोरियन से कहता है कि समाज में उसके बारे में बहुत ही भयानक बातें हो रही हैं। लोग कहते हैं कि डोरियन ने कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है, कि उसकी सोहबत जहर की तरह है। बेसिल कहता है, मैं इन बातों पर यकीन नहीं करना चाहता। मैं जब भी तुम्हारे इस मासूम चेहरे को देखता हूं तो मुझे लगता है कि यह सब झूठ है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे सच जानना चाहता हूं। डोरियन, मुझे तुम्हारी आत्मा देखनी है। यह सुनते ही डोरियन के अंदर एक शैतानी ख्याल आता है। एक अजीब सी नफरत और घमंड उस पर हावी हो जाता है। वो बेसिल से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी आत्मा दिखाऊंगा। आओ मेरे साथ। वो एक मोमबत्ती उठाता है और बेसिल को अपने पीछे पीछे पायदानों से ऊपर
उस बंद कमरे की तरफ ले जाने लगता है। बेसिल हैरान था कि डोरियन उसे कहाँ ले जा रहा है। वो उस बंद कमरे के दरवाजे पर पहुंचते हैं। डोरियन चाबी से ताला खोलता है और दोनों अंदर जाते हैं। कमरे में धूल और सीलन की महक थी। दीवार पर एक विशाल सा पर्दा लटका हुआ था। डोरियन बेसिल से कहता है, तुम यह जानने के लिए बहुत उत्सुक थे कि मेरे बारे में लोग जो कहते हैं वो सच है या नहीं। फिर वो आगे जाकर उस पर्दे को एक झटके में खींच देता है। बेसिल जो देखता है उससे उसकी चीख निकल जाती है। सामने दीवार पर वही तस्वीर टंगी थी जो उसने सालों पहले बनाई थी, लेकिन अब वो पहचानी नहीं जा रही थी। वो एक शैतान का चेहरा बन चुका था। एक बुजुर्ग, झुर्रियों भरा, घिनौना चेहरा जिसकी आंखों में नफरत और मक्कारी भरी थी। वो एक ऐसा चेहरा था जो किसी बुरे सपने में ही आ सकता था। बेसिल को पहले तो यकीन ही नहीं होता। उसे लगता है कि यह कोई और पेंटिंग है, लेकिन फिर वो कोने में अपने सिग्नेचर, अपने हस्ताक्षर देखता है। उसे एहसास होता है कि यह उसी की बनाई हुई कलाकृति है। वो कांपती हुई आवाज में डोरियन से पूछता है, यह क्या है? यह कैसे हो सकता है? डोरियन बहुत ही घमंड से जवाब देता है, यह मेरी आत्मा है बेसिल। और फिर वो उसे उस रात की पूरी कहानी बताता है जब उसने वो इच्छा जाहिर की थी। बेसिल यह सुनकर दहल जाता है। वो डोरियन से मिन्नतें करता है, यह बहुत भयानक है, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। हमें प्रार्थना करनी चाहिए डोरियन। हमें घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी चाहिए। वो डोरियन को पश्चाताप करने के लिए कहता है, लेकिन बेसिल की इन बातों को सुनकर डोरियन के अंदर का दबा हुआ गुस्सा फूट जाता है। उसे अचानक बेसिल से तीव्र नफरत होने लगती है। उसे लगता है कि यह सब बेसिल की ही वजह से हुआ है। अगर उसने यह तस्वीर बनाई ही ना होती तो आज यह सब ना होता। एक पल के लिए डोरियन के मन में एक जंगली जानवर जाग उठता है। वो कमरे में चारों तरफ देखता है और उसकी नजर एक चाकू पर जाती है जो पास ही एक मेज पर रखा था। बिना कुछ सोचे समझे वो उस चाकू को उठाता है और बेसिल की तरफ झपटता है। वो बेसिल को गर्दन से पकड़कर मेज पर पटक देता है और उस चाकू से उस पर बार बार वार करने लगता है। बेसिल की दर्दनाक चीखें उस बंद कमरे में गूंजती हैं और फिर खामोशी छा जाती है। डोरियन ग्रे ने अपने दोस्त उस कलाकार को मार डाला था जिसने उसकी खूबसूरती को पूजा था। उसने उस इंसान को मार डाला था जो शायद दुनिया में अकेला था, जो उससे सच्चा प्यार करता था। जब डोरियन को होश आता है तो वो देखता है कि उसके हाथ और पोशाक खून से सने हैं और बेसिल की लाश जमीन पर रखी है। उसे कोई पछतावा नहीं होता, कोई डर नहीं लगता। उसका दिमाग बिल्कुल शांत था। उसका एकमात्र ख्याल यह था कि अब इस लाश का क्या करना है, इस सबूत को कैसे मिटाना है। उसने अपनी जिंदगी का सबसे प्रमुख गुनाह कर दिया था। उसने अपनी आत्मा पर खून का सबसे गहरा दाग लगा दिया था। लेकिन अब सवाल यह था कि वो इस गुनाह से बचेगा कैसे। लाश को ठिकाने लगाने के लिए वो किसकी मदद लेगा? और क्या यह खून उसे हमेशा के लिए चैन से जीने देगा, या फिर यह उसकी जिंदगी के अंत की शुरुआत थी? इन सवालों के जवाब हमें आगे की कहानी में मिलेंगे। चैप्टर नंबर 5, एक पुराना दोस्त और एक नया डर। जब गुनाह की परछाई पीछा करने लगी, बेसिल होलवर्ड की हत्या करने के बाद डोरियन ग्रे का दिमाग बहुत तेजी से काम करने लगा। उसे कोई पछतावा नहीं था, बस एक ठंडा, सोचा समझा दिमाग था जो सबूत मिटाने के बारे में सोच रहा था। उसे अपने एक पुराने दोस्त की याद आई, एलन कैंपबेल। एलन एक बहुत ही प्रतिभाशाली केमिस्ट और वैज्ञानिक था। वो और डोरियन कभी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ था कि एलन ने डोरियन से सारे रिश्ते तोड़ लिए थे और अब वो उसे देखना भी पसंद नहीं करता था। डोरियन को पता था कि एलन ही वो इंसान है जो उसकी मदद कर सकता है। वो जानता था कि एलन के पास लाश को बिना कोई सुराग छोड़े गायब करने का वैज्ञानिक ज्ञान है। सुबह होते ही डोरियन एलन कैंपबेल के घर पहुंचता है। एलन उसे देखकर चौंक जाता है और बहुत ही बेरुखी से उससे वहां से चले जाने को कहता है, लेकिन डोरियन नहीं जाता। डोरियन पहले तो उससे दोस्ती का वास्ता देकर मदद मांगता है, लेकिन जब एलन किसी भी कीमत पर उसकी मदद करने से इनकार कर देता है तो डोरियन अपना आखिरी पत्ता खेलता है। वो एलन को ब्लैकमेल करता है। डोरियन के पास एलन का कोई बहुत ही भयानक राज था, कोई ऐसी बात जो अगर बाहर आ जाती तो एलन की इज्जत, उसका करियर, सब कुछ बर्बाद हो जाता। डोरियन एक कागज पर कुछ लिखता है और एलन को देता है। उसे देखते ही एलन का चेहरा पीला हो जाता है। वो कांपने लगता है। उसके पास अब कोई चारा नहीं था। उसे डोरियन की बात माननी ही हुई। डोरियन उसे अपने घर ले जाता है, उस बंद कमरे में जहां बेसिल की लाश रखी थी। एलन लाश को देखकर घबरा जाता है, लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकता था।
वो अपना सामान मंगवाता है और कई घंटों की मेहनत के बाद वो नाइट्रिक एसिड की मदद से बेसिल की लाश को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। कमरे में सिर्फ एक भयानक, असहनीय बदबू रह जाती है। जब काम खत्म हो जाता है तो एलन कैंपबेल बिना एक शब्द कहे वहां से चला जाता है। कुछ हफ्तों बाद खबर आती है कि एलन ने आत्महत्या कर ली है। डोरियन को लगता है कि अब वो पूरी तरह से सुरक्षित है। बेसिल के गायब होने की खबर फैलती है, लेकिन किसी को भी डोरियन पर शक नहीं होता। वो उसी रात एक पार्टी में जाता है और बिल्कुल सामान्य व्यवहार करता है ताकि किसी को उस पर शक न हो। लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बदल गया था। उसे अब एक नया डर सताने लगा था। हत्या का ख्याल उसके दिमाग पर हावी होने लगा था। उसे हर आहट पर लगता कि पुलिस उसे पकड़ने आ रही है। उसे नींद नहीं आती थी। इस डर और बेचैनी से छुटकारा पाने के लिए वो अफीम के अड्डों पर जाने लगता है, जहां वो नशे में डूबकर कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाना चाहता था। वो लंदन के सबसे खतरनाक और गंदे इलाकों में भटकने लगता है, अपनी खूबसूरत शक्ल को छिपाकर, एक परछाई की तरह। एक रात ऐसे ही एक अफीम के अड्डे पर जब वो नशे में धुत था, तो एक औरत उसे पहचान लेती है। वो उसे प्रिंस चार्मिंग कहकर पुकारती है। यह वही नाम था जो सिबिल वैन ने उसे दिया था। यह सुनकर पास ही में लेटा एक नाविक चौंक कर उठ बैठता है। वो औरत उस नाविक से कहती है कि यही वो शैतान है जिसने उसकी बहन सिबिल वैन की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। वो नाविक और कोई नहीं, बल्कि सिबिल का भाई जेम्स वैन था। जेम्स सालों से अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए उस प्रिंस चार्मिंग को खोज रहा था, लेकिन उसे बस यही पता था कि उसकी शक्ल बहुत खूबसूरत है। जेम्स वैन एक बहुत ही मजबूत और खतरनाक इंसान था। वो डोरियन का पीछा करता है और एक अंधेरी गली में उसे पकड़ लेता है। वो डोरियन की कनपटी पर पिस्तौल रख देता है और कहता है, तुमने सिबिल वैन को मारा था, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। डोरियन उस पल मौत को अपने इतने करीब देखकर बुरी तरह डर जाता है, लेकिन उसका दिमाग अब भी तेज था। वो बहुत ही चालाकी से जेम्स से कहता है, तुम गलत इंसान को पकड़ रहे हो। देखो मुझे, जिस आदमी ने तुम्हारी बहन को धोखा दिया था वो 18 साल पहले की बात है। क्या मैं तुम्हें 18 साल पुराना लगता हूं? मेरा चेहरा देखो, मैं तो बस एक युवक हूं। जेम्स वैन डोरियन के चेहरे को रोशनी में देखता है। उसका चेहरा तो सच में एक 20 साल के युवक का था। उसे लगता है कि उसने गलती कर दी है। वो डोरियन से माफी मांगता है और उसे जाने देता है। डोरियन अपनी जान बचाकर भाग जाता है, लेकिन जैसे ही वो जाता है, वही औरत जिसने उसे पहचाना था जेम्स के पास आती है और कहती है, तुमने उसे जाने क्यों दिया? मैंने उसे 18 साल पहले भी देखा था और वो तब भी बिल्कुल ऐसा ही दिखता था। लोग कहते हैं कि उसने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी है। यह सुनकर जेम्स वैन को अपनी गलती का एहसास होता है। वो समझ जाता है कि डोरियन ने उसे धोखा दिया है और अब वो उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। डोरियन अपनी जान तो बचा लेता है, लेकिन वो अब जानता है कि एक शिकारी उसके पीछे है। एक ऐसा शिकारी जो बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब डोरियन की जिंदगी डर और परछाइयों का खेल बन चुकी थी। क्या वो जेम्स वैन से बच पाएगा, या उसका अतीत आखिरकार उसे पकड़ ही लेगा? यह जानने के लिए हमें कहानी के अगले घुमाव का इंतजार करना होगा। चैप्टर नंबर 6, शिकारी का साया। जब मौत हर कोने में इंतजार कर रही थी, जेम्स वैन से उस रात बाल बाल बचने के बाद डोरियन ग्रे की जिंदगी में पहली बार असली खौफ ने घर कर लिया था। अब तक वो अपने गुनाहों के नतीजों से बेपरवाह था, क्योंकि उसका खूबसूरत चेहरा हमेशा उसकी ढाल बना रहता था। लेकिन अब उसे एहसास हो गया था कि उसका अतीत एक जिंदा, सांस लेते हुए खतरे के रूप में उसका पीछा कर रहा है। जेम्स वैन का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमता रहता था। उसे हर परछाई में, हर अजनबी की शक्ल में जेम्स वैन नजर आने लगा था। वो घर से बाहर निकलने से डरने लगा। उसकी रातों की नींद और दिन का चयन, सब कुछ छिन गया था। वो एक हसीन पिंजरे में कैद एक पंछी की तरह हो गया था, जो बाहर की दुनिया से डरता था। कुछ दिनों बाद वो अपने कुछ अमीर दोस्तों के साथ शहर से दूर एक कंट्री हाउस में छुट्टियां मनाने जाता है। उसे लगता है कि शायद माहौल बदलने से उसका डर कुछ कम हो जाएगा। कंट्री हाउस में एक विशाल शिकार पार्टी का आयोजन किया जाता है। सब लोग घोड़ों पर सवार होकर जंगल में शिकार के लिए निकलते हैं। डोरियन भी उनके साथ था, लेकिन उसका मन शिकार में नहीं था। वो खोया खोया सा था। अचानक झाड़ियों में कुछ हरकत होती है। एक मेहमान, सर जेफरी, खरगोश समझकर उस तरफ गोली चला देता है। एक चीख सुनाई देती है और जब सब लोग उस तरफ भागकर जाते हैं तो देखते हैं कि एक आदमी जमीन पर है और उसकी मौत हो चुकी है। ये एक भयानक हादसा था,
पार्टी का सारा मजा किरकिरा हो गया। लेकिन डोरियन को इस हादसे में कुछ और ही नजर आ रहा था। उसके मन में एक भयानक अंधविश्वास घर कर गया था। उसे लगने लगा कि यह मौत एक बुरा शगुन है और अगली बारी उसकी हो सकती है। वो उस दिन के बाद और भी ज्यादा डर और वहम में जीने लगता है। कुछ दिनों बाद जब उस मरे हुए आदमी की शिनाख्त की जाती है, तो डोरियन को जो पता चलता है, उससे वो कांप उठता है। वो आदमी कोई और नहीं, बल्कि जेम्स वैन था। वो एक नाविक के भेष में उस इलाके में डोरियन को ही खोज रहा था और गलती से शिकार पार्टी की गोली का निशाना बन गया। डोरियन को यह सुनकर एक पल के लिए बहुत राहत मिलती है। उसका सबसे मुख्य दुश्मन, उसकी जान का खतरा, अब खत्म हो चुका था। वो अब आजाद था। लेकिन यह राहत बहुत कुछ देर की थी। उसे जल्द ही एहसास होता है कि भले ही जेम्स वैन मर गया हो, लेकिन वो अपने पीछे एक और ज्यादा भयानक चीज छोड़ गया है। उसे यह एहसास होता है कि वो खुद अपनी ही हरकतों से कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। सिबिल वैन, बेसिल होलवर्ड, एलन कैंपबेल और अब जेम्स वैन, ये सब उसकी वजह से मरे थे। यह एहसास उसे पहली बार सच्चे अपराध बोध से भर देता है। उसका डर अब बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक हो गया था। वो अब किसी शिकारी से नहीं, बल्कि अपने ही जमीर से डरने लगा था। वो अपनी इस खूबसूरत शक्ल से नफरत करने लगता है, जिसने उसे यह सब करने के लिए उकसाया था। वो अपनी जवानी से नफरत करने लगता है, जो असल में एक अभिशाप थी। वो उस तस्वीर से नफरत करने लगता है, जो उसके हर गुनाह का जीता जागता सबूत थी। वो अब इस जिंदगी से तंग आ चुका था। वो बदलना चाहता था। वो अपनी मासूमियत वापस पाना चाहता था। वो फैसला करता है कि अब वो अच्छे काम करेगा। वो लॉर्ड हेनरी के जहरीले असर से खुद को दूर कर लेगा और एक नेक जिंदगी जिएगा। उसे एक भोली भाली गांव की युवती से प्यार हो जाता है, जिसका नाम हेट्टी मर्टन था। वो उसे धोखा दे सकता था, उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो उसे छोड़ देता है, ये सोचकर कि वो एक अच्छा काम कर रहा है और उस युवती की इज्जत बचा रहा है। उसे उम्मीद थी कि उसके इस अच्छे काम का असर उसकी उस जादुई तस्वीर पर भी होगा। उसे लगा कि शायद तस्वीर में जो बदसूरती है, वो कुछ कम हो जाएगी। वो बहुत उम्मीदों के साथ कई दिनों बाद वापस लंदन लौटता है और सीधा उस बंद कमरे में जाता है। वो कांपते हाथों से तस्वीर पर से पर्दा हटाता है, लेकिन जो वो देखता है, उससे उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। तस्वीर पहले से भी ज्यादा घिनौनी और बदसूरत हो गई थी। उसके अच्छे काम का कोई असर नहीं हुआ था, बल्कि अब तस्वीर के होठों पर एक मक्कार, पाखंडी मुस्कान आ गई थी, जैसे वो उसके इस अच्छे काम का मजाक बना रही हो। डोरियन को एहसास होता है कि उसका यह अच्छा काम भी नेकी से नहीं, बल्कि घमंड और स्वार्थ से पैदा हुआ था। वो सिर्फ यह देखना चाहता था कि क्या वो बदल सकता है। यह देखकर डोरियन पूरी तरह से टूट जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा है। वो कभी नहीं बदल सकता और उसकी इस हालत की जिम्मेदार वो तस्वीर है। वो तस्वीर ही उसका जमीर है, उसका अतीत है और उसके गुनाहों का सबूत है। जब तक यह तस्वीर रहेगी, वो कभी भी चैन से नहीं जी पाएगा। और तभी उसके मन में एक आखिरी हताशा भरा ख्याल आता है। वो फैसला करता है कि वो इस सबूत को ही मिटा देगा। वो उस तस्वीर को ही नष्ट कर देगा। वो उसी चाकू को उठाता है जिससे उसने बेसिल होलवर्ड की हत्या की थी। उसे लगता है कि अगर वो तस्वीर को खत्म कर देगा, तो वो आजाद हो जाएगा। वो चाकू लेकर उस घिनौनी तस्वीर की तरफ जाता है। क्या तस्वीर को नष्ट करने से वो सच में आजाद हो जाएगा, या यह उसकी जिंदगी की सबसे प्रमुख और आखिरी गलती साबित होगी? उस बंद कमरे में उस रात क्या होने वाला है, ये जानने के लिए हमें कहानी के अंतिम छोर पर चलना होगा। चैप्टर नंबर 7, जब आईने ने सच दिखाया, एक अंत और एक नई शुरुआत। कहानी अब अपने अंतिम और सबसे भयावह घुमाव पर आ चुकी है। डोरियन ग्रे उस बंद कमरे में अपनी खराब होती हुई आत्मा के प्रतिबिंब, अपनी उस घिनौनी तस्वीर के सामने खड़ा है। उसके हाथ में वही चाकू है जिससे उसने अपने दोस्त बेसिल का खून किया था। उसका मन नफरत, हताशा और गुस्से से भरा हुआ है। उसे लगता है कि उसकी सारी मुसीबतों की मूल यह कैनवास का टुकड़ा है। यह तस्वीर ही उसे उसके गुनाहों की याद दिलाती है। यह तस्वीर ही उसे चैन से सोने नहीं देती। उसे एक पागलपन भरा यकीन हो जाता है कि अगर उसने इस तस्वीर को खत्म कर दिया, तो वो अपने अतीत से आजाद हो जाएगा। वो अपने गुनाहों को मिटा देगा और फिर से एक नई मासूम जिंदगी शुरू कर सकेगा। वो बुजुर्ग हो जाएगा, लेकिन कम से कम उसे शांति तो मिलेगी। इसी उन्माद में वो चाकू को हवा में उठाता है
और पूरी ताकत से उस तस्वीर के दिल पर वार कर देता है। जैसे ही चाकू कैनवास को चीरता है, घर में एक दिल दहला देने वाली अमानवीय चीख गूंजती है और साथ ही किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आती है। यह चीख इतनी भयानक थी कि मार्ग पर चलते लोग भी डरकर रुक जाते हैं। घर के नौकर जाग जाते हैं और डरते डरते ऊपर की तरफ भागते हैं। वो उस बंद कमरे का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। दरवाजा अंदर से बंद था। वो किसी तरह बालकनी के रास्ते अंदर दाखिल होते हैं। जब वो कमरे में दाखिल होते हैं तो वो एक अजीब सा नजारा देखते हैं। दीवार पर उनके मालिक डोरियन ग्रे की वो शानदार तस्वीर टंगी हुई थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी बेसिल होलवर्ड ने उसे सालों पहले बनाया था। तस्वीर में डोरियन पहले की तरह ही अद्भुत रूप से खूबसूरत और जवान दिख रहा था। उसकी मासूमियत वैसी की वैसी थी, लेकिन जमीन पर जो था उसे देखकर नौकरों की रूह कांप जाती है। जमीन पर एक लाश रखी थी, एक ऐसे इंसान की लाश जो बहुत ही बुजुर्ग, झुर्रियों से भरा हुआ और घिनौना था। उसका चेहरा नफरत और दुख से विकृत हो चुका था और उसके दिल में एक चाकू घुसा हुआ था। वो लाश इतनी भयानक थी कि उसे पहचानना भी मुश्किल था। नौकर हैरान थे कि यह बुजुर्ग आदमी कौन है और वो इस बंद कमरे में कैसे आया। लेकिन फिर उनकी नजर उस लाश के हाथ पर जाती है। उस बुजुर्ग सूखे हुए हाथ की उंगलियों में वही खूबसूरत अंगूठियां थीं जो उनका मालिक डोरियन ग्रे हमेशा पहना करता था। और तब उन्हें एहसास होता है कि यह लाश किसी और की नहीं, बल्कि खुद डोरियन ग्रे की है। उसने तस्वीर को नहीं, बल्कि खुद को मारा था। जिस पल उसने अपनी आत्मा के उस प्रतिबिंब को नष्ट करने की कोशिश की, उसी पल उसका शरीर अपने असली रूप में लौट आया। सालों का बोझ, दशकों के गुनाह और उम्र का हर एक दिन सब एक ही पल में उसके शरीर पर वापस आ गए और उसे एक बदसूरत, बुजुर्ग आदमी में बदल दिया। जबकि तस्वीर जो अब उसकी आत्मा के बोझ से आजाद हो चुकी थी, वापस अपनी असली बेदाग खूबसूरती में लौट आई थी। डोरियन ग्रे ने अपनी आत्मा का सौदा अपनी जवानी और खूबसूरती के लिए किया था, और अंत में उसने दोनों को ही खो दिया। वो सुंदरता की पूजा करता था और सुंदरता ने ही उसे नष्ट कर दिया। वो अपनी जिंदगी को एक कलाकृति बनाना चाहता था, लेकिन अंत में वो खुद एक बिगड़ी हुई, घिनौनी कलाकृति बनकर रह गया, जबकि असली कला यानी पेंटिंग हमेशा की तरह शुद्ध और सुंदर बनी रही। यह कहानी हमें एक बहुत ही गहरा सबक सिखाती है। यह हमें बताती है कि बाहरी खूबसूरती कितनी खोखली और अस्थायी हो सकती है। असली खूबसूरती हमारे चेहरे में नहीं, बल्कि हमारे चरित्र, हमारे कर्मों और हमारी आत्मा में होती है। जब हम अपनी आत्मा की आवाज को दबाकर सिर्फ बाहरी दिखावे और सुख के पीछे भागते हैं, तो हम अंदर से खोखले और बदसूरत होते जाते हैं, भले ही दुनिया को हमारा चेहरा कितना भी हसीन क्यों न लगे। ये हमें यह भी सिखाती है कि हम अपने कर्मों के नतीजों से भाग नहीं सकते। हर गलत काम का एक दाग होता है जो कहीं ना कहीं जरूर लगता है। हो सकता है वो दुनिया को न दिखे, लेकिन वो हमारी आत्मा पर हमेशा मौजूद रहता है और एक दिन हमें उसका सामना करना ही होता है। डोरियन ग्रे ने अपने जमीर को एक तस्वीर में कैद करने की कोशिश की, लेकिन अंत में वो अपने ही बनाए जाल में फंस कर रह गया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि एक खूबसूरत जिंदगी का मतलब एक खूबसूरत चेहरा नहीं, बल्कि एक खूबसूरत आत्मा है। यह कहानी आज के दौर में और भी ज्यादा प्रासंगिक है। हम सब अपनी एक परफेक्ट पिक्चर बनाने में लगे हैं, खासकर सोशल मीडिया पर। हम अपनी सबसे अच्छी तस्वीरें पोस्ट करते हैं, अपनी जिंदगी का सबसे खुशहाल पहलू दिखाते हैं और अपनी कमियों और गलतियों को छिपाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारी असली तस्वीर वो नहीं है जो स्क्रीन पर दिखती है, बल्कि वो है जो हमारे अंदर है। और उस अंदर की तस्वीर को सुंदर बनाने का एकमात्र तरीका है नेकी, ईमानदारी और अपने जमीर के प्रति सच्चा रहना। क्योंकि अंत में बाहरी फिल्टर तो हट जाते हैं, लेकिन आत्मा का आईना हमेशा सच दिखाता है। यह कहानी हमें इसी सच्चाई का सामना करने की हिम्मत देती है। यह एक चेतावनी है, एक सबक है और एक अमर कहानी है जो हमें हमेशा याद दिलाएगी कि असली सुंदरता क्या होती है। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक और चेतावनी भरी कहानी के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे बाहरी सुंदरता का मोह और नैतिकता की अनदेखी हमें विनाश के रास्ते पर ले जा सकती है और सच्ची सुंदरता हमारी आत्मा और हमारे कर्मों में बसती है। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए
हमने जो कुछ भी सीखा है वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की सच्ची सुंदरता को पहचानने की कुंजी है। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे दिखावे की दुनिया के पीछे न भागें, कैसे अपने जमीर की आवाज को सुनें और कैसे अपने हर कर्म की जिम्मेदारी लें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप अपने चेहरे से नहीं, बल्कि अपने चरित्र से पहचाने जाते हैं और आपके अंदर एक नेक और सुंदर जीवन जीने की कितनी क्षमता छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको सुंदरता और नैतिकता के रिश्ते के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना ना भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं।